जोंग कहती है, क्या आप भूल गए महाराज? आपने मुझे पकड़कर अपने पास खींच लिया था। राजा को विश्वास नहीं होता। जोंग के जाने लगने पर वो उसे पकड़ लेता है और समझाने के लिए कहता है। शांत लेकिन दृढ़तापूर्वक जोंग उससे कहती है, आप मेरे आदर्श प्रकार नहीं है। मुझे एक अलग किस्म के आदमी से प्यार है। आपको मुझे सिर्फ अपने बावर्ची के रूप में ही देखना चाहिए और कुछ नहीं। उलझन में राजा मुख्य यूनिक को बुलाता है, जो शर्माते हुए पुष्टि करती है कि उन दोनों ने चुंबन लिया था। सदमे में राजा को सब कुछ याद आ जाता है और शर्म से लाल हो जाता है। बाहर जोंग गुस्से से उबल रही है। उसने गलती की, भूल गया और माफी तक नहीं मांग रहा। तभी वो गोंगिल से मिलती है। वो उससे पूछती है, तुम राजा के रक्षक हो ना? मुझे बताओ कि मेरी दोस्त पर हमला किसने किया? गोंगिल जवाब देता है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने नौकरानी के कपड़े पहने हुए थे। शायद वो वही थी। बाद में हम देखते हैं कि गोंगिल के पास मोगजू की नौकरानी का एक हेयरपिन का ढक्कन है, ठीक वैसा ही जैसा सालों पहले उसकी बहन की हत्या से जुड़ा था। उसकी बहन, जो कभी राजा की मां की सेवा करती थी, तब मारी गई थी जब रानी को महल से बाहर खींच लिया गया था। दृढ़ संकल्पित गोंगिल उस नौकरानी की तलाश शुरू कर देता है। मोगजू की नौकरानी सब कुछ रिपोर्ट करती है और मोगजू खुद को समझाती है कि गोंगिल को जोंग पसंद है और यही कारण है कि वो उसे बचाता है। अब उसे मारना और मुश्किल होगा। वो हमेशा उसकी रक्षा करता रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री राजा को रिपोर्ट करता है, अवैध दवा बेची जा रही है और बहुत कम लोगों तक पहुंच रही है। मिंग का दूत जल्द ही इस मामले पर चर्चा करने और राजा से मिलने आ रहा है। एक भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। राजा भौवें चढ़ाता है, ओह, वही आदमी जिसने औरतों की तस्करी रोकने में हमारी मदद करने से मना कर दिया था, वो क्यों आ रहा है? कोई भव्य स्वागत नहीं, सब कुछ सामान्य रहेगा। मुख्यमंत्री सतर्कतापूर्वक जोड़ता है, ये भी अफवाहें हैं कि आपने जोंग को चूमा था। मुख्य यूनिक पहले ही इसे लीक कर चुकी थी। राजा उस पर कड़ी नजर डालता है। फिर अहंकार से वो कहता है, हाँ, मैं राजा हूं। मेरा चुंबन केवल भाग्यशाली लोगों द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। मैंने उसकी जान बचाई, उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बजाय वो गुस्से में इधर उधर घूम रही है। मुख्यमंत्री सलाह देता है, तो उसे एक उपहार दो, कुछ ऐसा जो उसे पसंद हो, कोई अजीब चीज नहीं जो उसे खुश करे। दरबार में राजा दूत पर चांदी के उपहार बर्बाद करने से मना कर देता है। ये जनता की मेहनत की कमाई है, सब कुछ सामान्य रूप से करो। मुख्य यूनिक ने घोषणा की कि मोगजू उसे देखना चाहती है, लेकिन राजा मना कर देता है, मैं उसे नहीं मिलना चाहता। मोगजू राजा को लुभाने की तैयारी करती है, लेकिन वो उससे बचता है। अपनी मां के बाहर खींचे जाने की याद से व्यथित राजा खाना खाने से मना कर देता है। ये खबर माचू को और भी क्रोधित कर देती है जब उसे पता चलता है कि जोंग और राजा ने चुंबन लिया था। दृढ़ संकल्पित वो कल उसके चेकअप के लिए खाना बनाकर उसे जीतने की योजना बनाती है। रसोई में जोंग राजा के मना करने के बावजूद खाना बनाने पर जोर देती है। एक ईर्ष्यालु शेफ, जो अभी भी प्रतियोगिता हारने पर कड़वा है, मोगजू के खाने में जहर मिलाने के आदेश को याद करता है। वो कार्य करने को तैयार हो जाता है। इस बीच जोंग राजा को खाना परोसती है, लेकिन वो बार बार उसके व्यंजनों को ठुकरा देता है। थक कर वो गिर पड़ती है, सोचती है, मैं क्या कर रही हूं? अब मेरे पिताजी कैसे हैं? चांद को देखते हुए वो राजा का चेहरा कल्पना करती है। चांद में ये कुत्ता क्यों है? इसी समय राजा को जोंग याद आती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक वो खाने का आदेश देता है। जोंग को सूचित किया जाता है और वो उसके पास लाती है। उसकी खुशी के लिए वो खाता है। उनकी नजरें मिलती हैं। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे हैं। कहीं और जेसन को पता चलता है कि राजा पर हमले का आदेश किसने दिया। एक बूढ़ा आदमी, नाम यांग सन। वो हमलावर को भागने के लिए पैसे देता है, उसे वापस न लौटने की चेतावनी देता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी जाता है, जेसन के आदमी उस पर घात लगाकर हमला करते हैं। कुशल हमलावर पलटवार करता है और भाग जाता है। गुस्से में जेसन अपने गार्डों को धमकाता है, अगली बार उसे पकड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अगला दिन राजा के शारीरिक परीक्षण का है। मोगजू एक व्यंजन लिखती है और अपनी नौकरानी से कहती है कि वो इसे शेफ मानसू को दे दे। हालांकि जियांग शेफों को इकट्ठा करके कहती है, ये आदेश राजा की ओर से नहीं आया, हम जो चाहेंगे वही पकाएंगे। वे मिलकर एक अनोखा व्यंजन तैयार करते हैं। मोगजू तूफान की तरह आती है, उसे चखती है और जाने से पहले जानबूझकर उसे फर्श पर गिरा देती है। जोंग गुस्से से जल उठती है। चेकअप के दौरान जेसन और डॉक्टर राजा की जांच करते हैं, जो पूरी तरह स्वस्थ है। फिर खाना आता है, मोगजू का व्यंजन और शेफ का व्यंजन। हालांकि राजा की नजर केवल जोंग पर है। वो पूछता है कि दो व्यंजन क्यों है। मोंगजू समझाती है कि उसका एक है और दूसरा अन्य शेफों का है। जेसन उत्सुक होकर जोंग के खाने का स्वाद लेता है और उसकी बहुत तारीफ करता है।
फिर राजा और जेसन दोनों मोंगजू के व्यंजन को आजमाते हैं। ये ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं। जब वे जोंग के व्यंजन को खाते हैं तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। स्वाद उन्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे वे हवा में तैर रहे हों, और वे मोंगजू का व्यंजन बिना छुए ही हर निवाला खत्म कर देते हैं। मोंगजू ये सब क्रोध से देखती है। जेसन कहता है, तुम दोनों ने अच्छा खाना बनाया, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। मोंगजू मीठे स्वर में जवाब देती है, मैं केवल राजा के स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। जोंग हालांकि अपने बैग के लिए तरस रही है, इसके बजाय ताज़ी सब्जियां मांगती है। उस रात राजा अपनी डायरी में जोंग के व्यंजन के बारे में लिखता है और उसका स्केच बनाता है। ये वही किताब है जिसे जोंग भविष्य में खोजेगी और जो उसे समय यात्रा द्वारा यहाँ लाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री जोंग के बैग की जांच करता है। उसे पासपोर्ट और तस्वीरें देखकर सदमा लगता है, ऐसी चीजें जो इस युग में मौजूद नहीं है। वह घबराते हुए बैग राजा को जोंग के लिए उपहार के रूप में सौंपता है, ये जानते हुए कि इससे वह खुश होगी। वह ये भी चेतावनी देता है कि मिंग के दूत ने राज्य के व्यंजनों का अपमान करने के लिए 3 कुशल शेफ लाए हैं। दूत आता है, स्थानीय भोजन पर हंसता है और अपने स्वयं के शेफों को खाना बनाने का आदेश देता है। वे बहुत कम समय में एक चमकदार व्यंजन तैयार करते हैं। वह संदेश भेजता है, अपने राजा से कहो मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा, ये भयानक है। इस बीच जुंग की इच्छा पूरी होती है। मुख्य यूनिक उसे शाही बागों में ले जाती है जहां ताजे फल और सब्जियां उगती हैं। उत्साहित जुंग वहां घूमती है, याद करती है कि उसने इतिहास में इस जगह के बारे में पढ़ा था। राजा आता है और उसे चिन्हित क्षेत्र को पार ना करने की चेतावनी देता है। वहां जहरीले पौधे उगते हैं, लेकिन वे मिर्च के पौधे हैं। जुंग एक तोड़कर खा लेती है। राजा घबरा जाता है, इस पागल औरत ने जहर खा लिया, लेकिन जुंग हंसती है, नहीं ये मिर्च है, ये खाने को और स्वादिष्ट बनाती है। तब राजा उसका बैग पेश करता है। खुशी से उछलती हुई जुंग उत्साह में उसे गले लगा लेती है। उसके आश्चर्य के लिए वह उसे चूमने के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है, एक शासक के लिए अकल्पनीय कार्य। जुंग स्तब्ध रह जाती है। तब राजा उसे करीब से पकड़ता है और कबूल करता है, मैं तुम्हें अब केवल एक शेफ के रूप में नहीं देखता, मैं तुमसे इससे कहीं अधिक देखता हूं। जुंग उलझन से घूरती है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन तभी उनके पैर फिसल जाते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। राजा उस पर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसे कैसे गिर सकती हो। लेकिन जुंग के हाथ में एक कांटा चुभ गया है। चिंतित राजा तुरंत उसे अस्पताल जाने के लिए कहता है। जुंग इसे हल्के में लेते हुए कहती है, ये रसोई में अक्सर होता है जब मैं चाकू का उपयोग करती हो। फिर वे कहती है, अब मैं जा रही हूं क्योंकि मुझे मेरा बैग मिल गया है, मुझे अपनी किताब और अपना फोन भी मिल जाना चाहिए। लेकिन जब वह जांचती है तो किताब गायब है। बैग में उसका फोन और किताब छोड़कर बाकी सब कुछ है। व्यथित हो वह पूछती है, आपको ये कहाँ मिला। राजा जवाब देता है कि मुख्यमंत्री ने उसे दिया था। वे दोनों मुख्यमंत्री का सामना करते हैं, जो जोर देता है कि बैग में कोई किताब नहीं थी। जुंग गुस्से में तर्क देती है, मेरी सारी चीजें अंदर हैं, बड़ी और छोटी, केवल किताब कैसे गायब हो सकती है। राजा तर्क देता है, मुख्यमंत्री ये किताब लेगा भी क्यों, और उसे आश्वासन देता है, मैं जंगल में खोज के लिए एक दल भेजूंगा और अगर वह वहां नहीं मिली तो हम पूरे राज्य में खोजेंगे। फिर भी जुंग जोर देती है, मुझे घर जाने के लिए उस किताब की जरूरत है, और दुख में वहां से चली जाती है। रसोई में वापस अन्य शेफ चोरी छुपे शराब पी रहे हैं। जब वे जुंग को देखते हैं तो वे शराब छिपा देते हैं, लेकिन जल्द ही उसे कुछ देने की पेशकश करते हैं। जुंग शराब पीती है, नशे में धुत हो जाती है और अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। वह गाती है और अपनी पूरी कहानी गाने के माध्यम से सुनाती है, जिससे सभी हंसते हैं और नाचते हैं। बाद में जब वह होश में आती है तो रात हो चुकी होती है। वह घबराती है, अरे नहीं, मैं राजा का भोजन बनाना भूल गई। लेकिन गिल उसे आश्वस्त करती है कि एक और शेफ ने पहले ही इसे तैयार कर लिया है। वह ये भी पूछती है, क्या तुम्हारी किताब गायब है। हैरान जुंग जानना चाहती है कि उसे कैसे पता चला। गिल समझाती है कि उसने नशे में गाते हुए सब कुछ खुद ही बता दिया, क्या खोई थी और बैग में उसे क्या मिला। जुंग अब और भी परेशान है। न केवल उसने राजा का खाना तैयार करने में विफलता की, बल्कि उसने सबके सामने अपने रहस्य भी उजागर कर दिए। इस बीच राजा चांद की ओर देखता है और सोचता है कि जोंग किताब कहाँ ले जाएगी, उसका घर कहाँ है। अगले दिन मंत्री राजा को बताता है कि शाही दूत स्थानीय भोजन खाने से मना कर देता है और उससे मिलने की मांग करता है। सभी चिंतित हैं कि वे उसे संतुष्ट करने के लिए क्या पका सकते हैं। राजा उपेक्षापूर्वक कहता है, उसे कुछ भी खिला दो, अगर नहीं खाएगा तो भूखा रहने दो। उसके अधीन 3 शेफ उसके लिए खाना तैयार करेंगे, लेकिन दरबार जोर देता है कि उन्हें कुछ विशेष तैयार करना चाहिए। मुख्य यूनिक की खबर रसोई तक पहुंचाती है। दूत और उसके शेफ अहंकारी हैं। वे हर जगह खाना पकाने की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, स्थानीय लोगों को हराते हैं और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करते हैं। जोंग घोषणा करती है, मैं एक ऐसा व्यंजन बनाऊंगी जो वास्तव में उन्हें अचंभित कर देगा। जब राजा दूत से मिलता है तो वो पूछता है, क्या हुआ, आपको हमारा खाना पसंद नहीं है।
दूत जवाब देता है, हाँ, अगर मेरे शेफ नहीं आए होते तो मैं अब तक भूख से मर गया होता। वह अपने 3 चीनी शेफों का परिचय देता है, टैंग एक मास्टर शेफ, किया एक पेशेवर सब्जी काटने वाला और कांग एक और कुशल काटने वाला। वह राजा को उनका खाना चखने के लिए आमंत्रित करता है, डींग मारते हुए, आप इसे पसंद करेंगे। राजा स्वीकार करता है और घोषणा करता है, मेरा शेफ भी आपके लिए एक विशेष व्यंजन तैयार करेगा। दूत, जिसने जोंग के बारे में पहले ही सुन रखा है, उसके खाने का स्वाद लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। जोंग कई दिनों से एक विशेष व्यंजन तैयार कर रही है और वो इसे बनाने का फैसला करती है। इस बीच दूत मांग करता है कि व्यापारिक सामानों के बदले महिलाओं की बलि दी जाए, जैसा कि पिछले वर्षों में हुआ था। राजा सपाट तौर पर मना कर देता है। दूत चेतावनी देता है, ये राजा मिंग का आदेश है, जो अवज्ञा करेंगे उन्हें भयानक परिणाम भुगतने होंगे। जोंग अपना व्यंजन, एक मीठी मिठाई पूरी करती है और परोसती है। दूत आश्चर्यचकित रह जाता है, ये क्या है, हमने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। इसके शेफ इसका स्वाद लेते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। एक एक कर सब इसे खाते हैं और आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। दूत मांग करता है, ये क्या है, इसमें तुमने क्या मिलाया? जोंग शांति से समझाती है। गहराई से प्रभावित होकर दूत प्रस्ताव रखता है, चलो एक खाना पकाने की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। यदि तुम जीते तो तुम्हें अतिरिक्त महिलाएं भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सामान्य श्रद्धांजलि। लेकिन अगर तुम हारे तो हम जो चाहेंगे ले लेंगे। भयभीत जोंग राजा को मना करने का संकेत देती है, लेकिन राजा स्वीकार करता है, कहता है, अगर तुम्हारे पास 3 शेफ हैं तो हमारे पास भी 3 होंगे। 3-3 की प्रतियोगिता तय हो जाती है। बाद में जोंग उसे डांटती है, जब मैंने मना करने का संकेत दिया तो तुमने स्वीकार क्यों किया? राजा जवाब देता है, मना करूं? तुमने 3 उंगलियां उठाई थीं, 3 शेफ। वह विरोध करती है, नहीं, वह मना करने का संकेत था, हम निश्चित रूप से हार जाएंगे और महिलाओं को दांव पर लगाना गलत था। वह पूछती है, अगर मैं हार गई या प्रतिस्पर्धा नहीं की तो क्या होगा? राजा जवाब देता है, तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और सजा दी जाएगी। भयभीत जोंग फुसफुसाती है, तो मेरी मौत तय है। राजा दृढ़ता से जवाब देता है, तो यह सरल है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी किताब ढूंढकर तुम्हें वापस कर दूंगा। दादी ये खबर सुनकर क्रोधित हो जाती है। उसे विश्वास है कि जोंग चीनी शेफों को हरा नहीं सकती और सीधे राजा मिंग को प्रतियोगिता रोकने के लिए लिखती है। इस बीच जैसन मोंगजू से मिलने आता है और उसके लिए जोंग का व्यंजन लाता है। वे दोनों इसका स्वाद लेते हैं और इसकी स्वादिष्टता पर अचंभित होते हैं। हालांकि मोंगजू ईर्ष्यालु और कड़वी व्यंग करती है, यह बहुत मीठा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। यह सुनिश्चित करते हुए कि जोंग हार जाएगी, वे राजा मिंग से संपर्क करने और अपने राजा को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने लगते हैं। वे दूत को उपहार भेजते हैं, साथ में एक दूत जो फुसफुसाता है, हमारा राजा पागल है। उसे दौरे पड़ते हैं, वह खाने से मना करता है और अजीब व्यवहार करता है, कृपया राजा मिंग को बताएं। दूत को एहसास होता है कि वे अपने राजा को हटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी साजिश में शामिल होने से मना कर देता है। इसके बजाय वह अपने शेफों को आदेश देता है, तुम्हें यह प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। उस रात गोंगिल चीनी शेफों पर जासूसी करता है और देखता है कि वे न केवल कुशल शेफ हैं बल्कि प्रशिक्षित योद्धा भी हैं। वह ये बात राजा को रिपोर्ट करता है। कहीं और मोंगजू एमएसयू को राजा को जहर देने में असफल होने के लिए डांटती है। जब एमएसयू प्रतियोगिता जीतने का वादा करता है तो मोंगजू कड़कती है, नहीं, तुम्हें इसे हारना होगा। सदमे में एमएसयू को उसकी असली प्लान का एहसास होता है। रसोई में वापस जोंग बड़ी मात्रा में मिर्च काटती है। बाकी लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि यह जहर है। जोंग हंसती है, यह जहर नहीं है, और एक को अपने मुंह में डाल लेती है। जब वे आजमाते हैं तो उनके कान और नाक से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि उनके लिए मिर्च नई और असहनीय रूप से तीखी है। मुख्य यूनिक बीच में ही आ जाती है और कहती है, राजा उसे बुला रहे हैं। राजा सामग्री लेने के लिए जुंग के साथ बाजार जाने को तैयार हो जाता है। वो आपत्ति करती है, आप राजा हैं, आप कैसे? लेकिन वो जोर देकर उसे महल के कपड़े पहनने को देता है। कई कोशिश करने के बाद आखिरी कपड़े में वो आकर्षक लगती है और राजा क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता है। बाजार में जुंग मसालों और मिर्च पर ध्यान देती है, जबकि राजा चुपके से उसके लिए एक सजावटी सहायक सामग्री खरीदने चला जाता है जिसे वो पसंद करती थी। बारिश शुरू हो जाती है। इस बीच महल में वापस गिल मिर्च इकट्ठा कर रही होती है। तभी किया चीनी शेफ बीच में आकर सभी का अपमान करके उन्हें सब्जी काटने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देती है। वो आसानी से शाही शेफों को अपमानित करके तूफान की तरह चली जाती है। बाद में जुंग राजा के पास एक नीला फूल लेकर लौटती है और उससे कहती है, इसे अपने कमरे में रखें। इसकी खुशबू दिमाग को शांत करती है। इसमें एक तरह का जादू है। जब एक आदमी लगभग उससे टकराने ही वाला होता है, राजा उसकी रक्षा के लिए दौड़ता है और फूल बिखर जाते हैं। वे उन्हें उठाने के लिए घुटने टेकते हैं और शाम होने तक मजाक में एक दूसरे के चेहरे पर मिट्टी मलते रहते हैं। उस रात जुंग राजा को आश्वस्त करती है, मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। वो उसे फूल देती है और वो बदले में उसे वो सहायक सामग्री देता है जो उसने चुपके से खरीदी थी। वो स्तब्ध रह जाती है, सोचती है कि वो उसे ऐसा उपहार क्यों देगा। रसोई में वापस जाते समय वो फिर से किया से मिलती है, लेकिन किया भाग जाती है।
अंदर जुंग रसोई को अव्यवस्थित पाती है। सब्जियां बिखरी हुई हैं और शेफ रो रहे हैं। गिल समझाती है कि किया ने प्रतियोगिता के दौरान सब कुछ बर्बाद कर दिया। जुंग उन्हें उत्साहित करती है, वो केवल तुम्हारा मनोबल गिराने आई थी, डरो मत, हम जीतेंगे। अगले दिन दोनों टीमें 3 दौर की प्रतियोगिता के विषय चुनती हैं। पहला मांस है, दूसरा नदी का भोजन है और तीसरा जेसन द्वारा नींद में चुना गया है गिनसैंग, एक शक्तिशाली औषधीय जड़। दूत दांव बढ़ाता है, अगर हम जीते तो हम 100 महिलाएं और तुम्हारा सारा गिनसैंग ले लेंगे। राजा प्रतिवाद करता है, अगर हम जीते तो हम केवल सामान्य श्रद्धांजलि भेजेंगे और बदले में हम चीन से आवश्यक सारी गन्ना लेंगे। हालांकि दूत चेतावनी देता है कि इसकी अनुमति राजा मिंग से आनी चाहिए, फिर भी वो इसके लिए अनुरोध करने को सहमत हो जाता है। दोनों पक्षों को तैयारी के लिए 5 दिन दिए जाते हैं। किया बाद में शाही शेफों को धीमा और बेकार बताकर उनका मजाक उड़ाती है और उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही मिर्च का भी उपहास करती है। वो दूत से कहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अजीब चीज क्या है, वे इससे संभवतः क्या बनाएंगे। वैसे यहाँ आपके लिए कुछ रोचक है, मिर्च वास्तव में सबसे पहले अमेरिका में खोजी गई थी, लेकिन ये पुर्तगाली व्यापारी थे जिन्होंने इन्हें पूरी दुनिया में पहुंचाया। इसी तरह ये भारत, जापान और कोरिया पहुंची और अब कोरिया में मिर्च सिर्फ एक सामग्री नहीं, ये जीवन का एक तरीका है। लोग इसे कच्चा, पकाकर और लगभग हर व्यंजन में खाते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अब वापस नाटक पर। रसोई में जहां जुंग सबको प्रेशर कुकर से परिचय करा रही है और समझा रही है कि इसका उपयोग कैसे करना है। किसी ने भी पहले ऐसी चीज नहीं देखी या इस्तेमाल नहीं की है, इसलिए वे नहीं जानते कि ये क्या है और उन्हें इसे बनवाने के लिए विशेष रूप से किसी को कमीशन करना होगा। वे दिए गए 5 दिनों के दौरान बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, हर दिन नई चीजें सीख रहे हैं और जेसन चुपचाप ये सब देख रहा है। चीनी शेफ भी एक पूर्ण विजयी व्यंजन तैयार करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। जुंग दैनिक खाना पकाने की कक्षाएं आयोजित करती है, शेफों को तकनीक सिखाती और समझाती है। आज राजा उन पर झांकते हुए देखा जाता है। जब जुंग जांच करने आती है तो राजा छिप जाता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है, मैं आज बच गया। अगले दिन जुंग राजा से कुकर के बारे में बात करती है। वो जोर देती है कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है और इसके बिना चीनी शेफों को हराना असंभव है। हालांकि राजा कहता है कि ये यहाँ उपलब्ध नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि ये क्या है। जुंग एक व्यक्ति का नाम लेती है जो इसे बना सकता है, लेकिन राजा कहता है कि वो मर चुका है। मुख्य यूनिक बीच में कहती है कि उस व्यक्ति का सहायक, जिसका नाम चुन है, इसे बना सकता है। जुंग खुश हो जाती है और उससे मिलने की इच्छा जताती है। उसे बाहर से कुछ सामान भी खरीदना है, इसलिए वो बाहर जाना चाहती है और राजा भी उसके साथ जाना चाहता है। मुख्य यूनिक राजा से कहती है कि वो नहीं जा सकता, चेतावनी देती है कि यात्रा लंबी और असुरक्षित होगी और बाहर उस पर हमला हो सकता है। इसलिए राजा जोंग के साथ मुख्यमंत्री को भेजता है। जब वे निकलते हैं तो मुख्यमंत्री जोंग के गिरे हुए बैग को उसकी पीठ पर ठीक करता है, जिससे राजा को ईर्ष्या होती है। वो अपने अंगरक्षक से कहता है, देखो देखो वे कैसे चल रहे हैं, जैसे नवविवाहित हों। मैं ये सब देखे बिना नहीं रह सकता और अपने अंगरक्षक के साथ योजना बनाना शुरू कर देता है। रास्ते में जोंग बार बार मुख्यमंत्री से किताब मांगती है, लेकिन मुख्यमंत्री तंग आ जाता है और कहता है, किताब मेरे पास नहीं है, मुझे वो कहां से मिलेगी? मैंने पहले ही उसे ढूंढने के लिए लोग लगा दिए हैं। राजा तुमसे प्यार करने लगा है, इसलिए अब से मैं तुम्हें रानी कहूंगा। जोंग शर्माते हुए कहती है, चुप रहो, मैं कुछ दिनों में अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी वैसे भी। तभी गोंगिल आता है और फिर राजा और उसका अंगरक्षक भी प्रकट होते हैं। मुख्यमंत्री कहता है, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। राजा कहता है कि वो जोंग के बारे में बहुत चिंतित है। अंगरक्षक मजाक करता है कि चूंकि जोंग एक आदमी जैसी दिखती है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा जोंग को एक प्यारी लड़की के रूप में देखता है। सबके विरोध की परवाह किए बिना वह मुख्यमंत्री को वापस महल भेज देता है और खुद जोंग के साथ चलता है। मुख्यमंत्री लौटता है और मुख्य यूनिक को सूचित करता है, जोर देकर कहता है कि किसी को पता न चले कि राजा ने महल छोड़ा है, खासकर इतनी दूर जा रहा है, नहीं तो उस पर हमला हो सकता है। राजा का कमरा बंद कर दिया जाता है। उन्हें अधिकारियों को यह जवाब देना है कि राजा का कमरा बंद क्यों है। मुख्यमंत्री कहता है कि राजा बहुत बीमार है और उसे अकेला रहने की जरूरत है। हालांकि अधिकारियों को यह बिल्कुल भी सच नहीं लगता। 4 यात्री चुन के घर पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय करते हैं और उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। राजा के प्रस्थान की खबर जेसन तक पहुंचती है, जो सीखता है कि वे प्रतियोगिता के लिए सामान लेने बाहर गए हैं। जेसन उन पर हमले का आदेश देता है, इसे एक अच्छा अवसर मानते हुए, और कुछ सैनिकों को राजा को नहीं बल्कि जोंग को मारने के लिए भेजता है। चारों उस व्यक्ति के घर के बाहर खड़े हैं जिसका नाम चुन है। गेट पर एक चेतावनी का संकेत है। राजा कहता है, देखो वो कितना अभद्र है, ऐसा संकेत कौन लगाता है, और दरवाजा खोलता है। तुरंत एक जाल सक्रिय हो जाता है और एक गोला बाहर आता है। अंगरक्षक अपने कर्तव्य के अनुसार राजा को बचाने के लिए आगे दौड़ता है और राजा जोंग को पकड़ लेता है, लेकिन गोला बम नहीं बल्कि चावल के दाने छोड़ता है, इसलिए वे सुरक्षित हैं। जोंग पास बैठा है। राजा उसे डांटना शुरू करता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं?
जोंग तुरंत कहती है, नहीं नहीं, उसे मत बताओ, मत बताओ। चुन पूछता है, तुम लोग कौन हो? तुम चारों कुत्तों जैसे दिखते हो। तीनों पुरुष इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अगर जोंग नहीं होती तो वे चुन को पीट पीट कर मार डालते। जोंग कहती है, मैं मुख्य शाही बावर्ची हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। चुन उनसे कहता है, यहां से निकल जाओ तुम सब, या अगला जाल तुम चारों को मार देगा। और उन्हें एक भयानक जाल दिखाता है जो तीरों से भरा है। हर कोई डर से भाग जाता है। हालांकि जोंग चिल्लाती है, क्या तुम जानते हो मीठा चावल कैसे बनता है? चुन कहता है, नहीं नहीं, वो क्या है, ये कैसे बनता है? जोंग उसे थोड़ी चीनी देती है और कहती है कि इसे चावल में मिला लो। राजा बेचैन हो रहा है, चुन का हाथ काटना चाहता है, लेकिन जोंग उसे रोकती है, कहती है हमें उसका दिल जीतना होगा, तभी वो हमारी मदद करेगा। अंदर चुन मीठा चावल खा रहा है। चुन कहता है, ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये काफी महंगा होगा, है ना? जोंग जवाब देती है, नहीं, ये गन्ने से बनता है और राजा के पास ये बहुत है। मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊंगी, बस मेरी मदद करो। चुन जोंग को अंदर आने देता है। राजा जलन से जल रहा है, सोच रहा है कि वे दोनों अकेले अंदर क्या कर रहे हैं। राजा स्पष्ट रूप से जोंग को काफी पसंद करता है और असुरक्षित महसूस करता है। अंगरक्षक उसे आश्वस्त करता है कि वे सिर्फ काम कर रहे हैं और राजा और अपने अंगरक्षक को अंदर जाने से रोकता है। अंदर जोंग उसे कुकर समझा रही है। चुन को विश्वास नहीं होता कि वो वास्तव में महल से है, लेकिन जोंग उसे आगामी प्रतियोगिता और अन्य बातों के बारे में बताती है। चुन सुनने के लिए सहमत होता है, लेकिन मदद करने से मना कर देता है। तब जोंग उसके गुरु का नाम लेती है, जो उसका चाचा भी था। चुन उन पर आरोप लगाता है, कहता है तुम लोगों ने मेरे चाचा के साथ विश्वासघात किया। तुम्हारा राज्य एक देशद्रोही है और उन्होंने मेरे चाचा को त्याग दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और वो जोंग को बाहर फेंक देता है।